हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जो पिछले टॉपिक पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, चैप्टर नंबर 2 हमारा जो चल रहा है सॉल्यूशन का, उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं और हमारे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने समझ ली हैं और उसके एग्जांपल्स वगैरह देख लिए हैं और उनको मैथमेटिकली भी हमने डेराइव कर लिया है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को मैं फिर से एक समरी शॉर्ट में उसको डिस्कस करूँगा। तो ये लिखा हुआ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिर से हम चारों को एक समराइज़ करेंगे। नंबर 1 के लिखा हुआ है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP, ठीक है। ये हमने डेराइव भी किया है PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाय PA0 इक्वल टू XB, मोलर मास ऑफ XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दूसरी हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ी थी, ये क्या होती है, डेल TB इक्वल टू KB इंटू M मोलैलिटी। नंबर 3 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल TF इक्वल टू KF इंटू M। और लास्ट फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT। 2 पॉइंट और देखेंगे। एक पॉइंट ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमने जब चारों को और एलेबरेट किया था, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को, तो उसको हमने उनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हमने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से भी रिलेट किया था और हमने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाला भी था। उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने इन टेक्स्ट सॉल्व किए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकालने के लिए। दूसरी चीज़ क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और मोलर मास का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आप चारों एक्सप्रेशन देखें, फिर से रिवाइज करें तो देखेंगे कि जो MB है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB, वो जो है चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का इन्वर्स में आ रहा है, वो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है MB। इसका मतलब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये हमारी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हमने समराइज किया। ना हम अब देखेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। अभी हमने क्या देखा, मोलर मास को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ है एबनॉर्मल मोलर मास, तो उसके पहले नॉर्मल मोलर मास हम समझ लें कि नॉर्मल मोलर मास क्या होता है। नॉर्मल मोलर मास का मतलब ये होता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो हम मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कैलकुलेट किया और जो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा वो इक्वल है, मतलब हमारा एक्यूरेट मोलर मास आ रहा है जो आना चाहिए, ठीक है। उसको बोलते हैं नॉर्मल मोलर मास। तो क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स कैलकुलेटेड मोलर मास इक्वल टू ऑब्जर्व्ड मोलर मास। मतलब थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड मतलब थ्योरेटिकल मोलर मास और एक्सपेरिमेंटल मोलर मास बराबर है, एक्यूरेट है। ऐसा कब होता है, इट इज़ फाउंड व्हेन देयर इज नो चेंज। चेंज का मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन सॉल्यूट पार्टिकल्स। मतलब जब आपने सॉल्यूट पार्टिकल को डाला सॉल्यूशन में, तो क्या हुआ, वो सॉल्यूट पार्टिकल को जैसा डाला वैसे कि वैसा वो गया, ठीक है। आपने 2 पार्टिकल सॉल्यूट के डाले तो दोनों पार्टिकल वो चले गए, तो वो कम ज़्यादा नहीं हुए, ना एसोसिएट हुए ना डिसोसिएट हुए, ठीक है। एज इट इज़ वो गए। उस केस में कैसा मोलर मास हमको मिलेगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल मोलर मास, ठीक है। मगर एक्चुअली क्या होता है कि कई ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं कि जैसे आपने उनको डाला तो वो या तो टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, या वो एक दो का एक हो जाएगा, या तो डिसोसिएट होंगे या एसोसिएट होंगे। देखो, जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों नहीं होता तो हमको नॉर्मल मिलता है मोलर मास। मतलब जैसे ग्लूकोज या स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स खास तौर पे हैं। क्या बोला मैंने, यूरिया और कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज या प्रोटीन वगैरह, जब ये इनको हमने डाला तो वो ना एसोसिएट होते ना डिसोसिएट होते हैं, वो एज इट इज़ चले जाते हैं। तो उस केस में नॉर्मल मोलर मास देखने को मिलेगा। मगर जो कुछ ऐसे
सॉल्यूट होते हैं, जैसे मान लीजिए NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब NaCl को हमने डाला, ठीक है। अब वो NaCl का एक पार्टिकल था, जैसे हमने पानी में डाला तो Na+ और Cl- 2 में डिवाइड हो गया। कितने पार्टिकल हो गए? वो 2 डिसोसिएट हो गए, ठीक है। ऐसी एसिटिक एसिड CH3COOH को जब हमने वाटर में डाला तो वो CH3COO- और H+ में टूट गया, 2 पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। तो उधर क्या हुआ? डिसोसिएट हुए। और जब वो एसिटिक एसिड को हमने क्या किया? बेंजीन में डाल दिया, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दिया, तो वो क्या हुआ? 2 पार्टिकल का एक पार्टिकल बन गया, एसोसिएट हो गया। उस केस में क्या होगा? हमको जो मोलर मास हमको मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिलता, वो कम ज़्यादा मिलता है, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो तुम आप देख लो, एबनॉर्मल मोलर मास मतलब मीन्स कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड मोलर मास आर डिफरेंट। इट इज फाउंड व्हेन solute particles gets associated और dissociated, ना तो एसोसिएट या तो हो जाएंगे या डिसोसिएट हो जाएंगे, तो क्या बोलते हैं उसको? एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। अब ये जो एबनॉर्मल मोलर मास है इसको कैलकुलेट किया जाता है वेन हॉफ फैक्टर से। इट इज़ गिवन बाय वेन हॉफ फैक्टर, जिसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं अपन। अब वेन हॉफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेन हॉफ फैक्टर को क्या बताता है? नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मास में जो डिफरेंस है उसको वो इक्वलाइज करता है, उसको वो कंपेयर करता है, ठीक है। आई, तो आई को कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहला तो क्या है? आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? आई इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल मोलर मास। मैंने आपको बताया था कि मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे नॉर्मल मोलर मास, तो नॉर्मल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हुआ? नॉर्मल का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ? नॉर्मल का जो होगा वो इन्वर्स में आ जाएगा, कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल मोलर मास आ गया, ठीक है। नॉर्मल मतलब यहाँ नीचे कैलकुलेटेड आ गया और एबनॉर्मल नीचे है तो ऊपर आ गया एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड। हाँ, थोड़ा करेक्ट करेंगे, फिर से देखिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल का मतलब होता है थ्योरेटिकल, ठीक है। तो यहाँ नीचे आ गया थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या था? एबनॉर्मल था मोलर मास। एबनॉर्मल मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, ऑब्जर्व किया, तो वो ऊपर आ गया एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया, उसी से डिराइव हुआ है, ठीक है। ये एक तरीका जो लास्ट वाला है ये सिंपल है। आई इक्वल टू सिंपल है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। नीचे बिफोर है और ऊपर आफ्टर, ठीक है। अभी अपन इसके एग्जांपल्स देखेंगे। अब एग्जांपल्स हम देखेंगे। पहला केस अपन देखते हैं I इक्वल टू 1। आई इक्वल टू 1 कब होगा? जब क्या होगा? नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ना तो एसोसिएशन होगा और ना डिसोसिएशन होगा, जब I इक्वल टू 1 होगा। जैसे देखो आप ग्लूकोज को हमने जब सॉल्यूशन में डाला, वाटर में डाला, तो वो 1 है, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, तो यहाँ पर भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ही होगा सॉल्यूशन में भी। तो I इक्वल टू निकालेंगे अपन, बिफोर 1 पहले 1 पार्टिकल थे और आफ्टर 1 पार्टिकल हो गए तो 1/1 कैंसिल हो गया, तो क्या आया? I इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसमें देखिए, और एग्जाम्पल्स जो है इसमें ग्लूकोज तो है ही, इसके अलावा स्टार्च भी वैसे ही होता है I इक्वल टू 1, यूरिया भी I इक्वल टू 1, सुक्रोज भी I इक्वल टू 1, ओके। बच्चों हम ये केस टू नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।